हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसकी टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय 12 पादपों में जनन। बच्चों, इस पाठ के पिछले भाग में हमने समझा था कि पौधों में अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। हमने कायिक प्रवर्धन, खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण आदि के द्वारा अलैंगिक जनन के बारे में समझा था। इस भाग में बच्चों हम समझेंगे कि पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, पुष्प में कौन कौन से लैंगिक भाग पाए जाते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे 2 प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। एक बार हम उनका सही उत्तर चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न था बच्चों हमारा कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जब भी नए पादप का निर्माण पौधे के कायिक भागों से होता है तो इसे क्या कहते हैं, हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यानी कि जनन जो है वो कहाँ से होगा, कायिक भागों के द्वारा होता है। दूसरा प्रश्न था बच्चों कि ब्रायोफिलम यानी कि पत्थर चट्टा में कायिक प्रवर्धन पादप के किस भाग द्वारा होता है। तो बच्चों किस भाग के द्वारा होता है, पत्ती के द्वारा यहाँ पर जो है कायिक प्रवर्धन होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, पत्ती के द्वारा। चलिए ये हो गए दोनों प्रश्नों के उत्तर। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों लैंगिक जनन। तो पौधों के अंदर लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जो पुष्प है वो क्या है, पौधे का जनन अंग है। पुष्प ही क्या करते हैं, पौधे में जनन का कार्य करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर पुष्प के अंदर पुंकेसर यानी कि नर जनन अंग और स्त्री केसर यानी कि मादा जनन अंग उपस्थित हो सकते हैं। बच्चों हमने वहाँ पर बात की थी कि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनके अंदर केवल नर जनन अंग या केवल मादा जनन अंग ही उपस्थित होते हैं। तो वे पुष्प एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। क्या कहेंगे बच्चों हम, ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जैसे मक्का, पपीता, खीरा, ककड़ी आदि ये सब क्या है बच्चों, एक लिंगी पुष्प होते हैं। जबकि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें नर और मादा दोनों जनन अंग उपस्थित होते हैं, उन्हें हम कहते हैं बच्चों द्विलिंगी पुष्प। ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही उपस्थित होते हैं ये क्या कहलाते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों सरसों, गुलाब, पेटूनिया आदि इनमें क्या होता है, दोनों जनन अंग एक साथ उपस्थित होते हैं, तो इन्हें हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। बच्चों ये जो मान लीजिए एक लिंगी पुष्प है ये किसी एक पौधे पर भी उपस्थित हो सकते हैं या फिर अलग अलग पौधे पर भी पाए जा सकते हैं। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक लिंगी पुष्प हमेशा एक ही पौधे पर उत्पन्न होंगे, ये अलग अलग पादपों पर भी हो सकते हैं। आगे हम बात करते हैं बच्चों की पादपों के अंदर जनन अंग कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि क्या था, पुष्प जो है वो पौधे का जनन भाग होता है। तो पुष्प की संरचना किस प्रकार की होती है, किस तरह से इसमें नर और मादा जनन अंग होते हैं, उनको समझने के लिए बच्चों हमें क्या करना है, एक हमें सरसों या गुड़हल का पुष्प लेना है और उसे हम खोलेंगे और इसमें से हम जो है नर जनन अंग और मादा जनन अंगों को पृथक करेंगे। तो हमें जो है इसके अंदर कुछ इस तरीके की संरचना दिखाई देगी बच्चों। एक तो इसमें पुंकेसर होता है और एक स्त्री केसर होता है। जो पुंकेसर है बच्चों, इसमें जो ऊपर वाला भाग है ये पराग कोश कहलाता है और इस पराग कोश के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। और नीचे जो इसका तंतु वाला लंबा भाग है ये कहलाता है बच्चों पुतंतु। इसी तरह से जो स्त्री केसर होता है इसमें सबसे ऊपर वाला भाग जो है वो वर्तिकाग्र कहलाता है और इसके नीचे छोटी सी ट्यूब समान संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं बच्चों, वर्तिका कहते हैं। और इससे नीचे जो है थोड़ा फूला हुआ भाग होता है वो क्या होता है बच्चों, अंडाशय होता है और इस अंडाशय के अंदर बीजांड उपस्थित होते हैं। तो क्या कह सकते हैं बच्चों हम यहाँ पर कि पुंकेसर जो है वो परागकोश और पुतंतु से मिलकर बना होता है। इस परागकोश के अंदर क्या होते हैं बच्चों, परागकण होते हैं जो नर युग्मकों का निर्माण करते हैं। इसी तरह से बच्चों जो स्त्री केसर होता है इसमें क्या क्या भाग थे, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। और ये जो अंडाशय है इसके अंदर एक या एक से अधिक बीजांड उपस्थित होते हैं। और मादा युग्मकों का निर्माण कहाँ पर होगा बच्चों, बीजांड के अंदर होता है। अब क्या होता है बच्चों यहाँ पर, इस लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है और इसके द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है। बच्चों इस लैंगिक जनन की प्रक्रिया में क्या होता है, नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है और इसके द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है। अब ये जो नर युग्मक है ये मादा युग्मक तक किस प्रकार पहुँचते हैं, ये पहुँचते हैं बच्चों परागण की प्रक्रिया के द्वारा। बच्चों परागकोश के अंदर जिन परागकणों का निर्माण हुआ है ये परागकण बहुत ही हल्के होते हैं और इसीलिए
ये वायु या जल के द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। बच्चों, इन परागकणों के ऊपर एक दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है जो क्या करता है, इन्हें सूखने से बचाता है। बच्चों, सामान्यतः जो परागण होता है वो कीटों के द्वारा होता है। क्या होता है कि जब कीट पुष्पों पर बैठते हैं तो ये परागकण जो होते हैं कीट के शरीर से चिपक जाते हैं, और जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो क्या होगा, ये जो परागकण है ये उस पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित हो जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है कि परागकण कहाँ पहुँच गए हैं, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँच गए हैं, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। क्या होता है बच्चों, परागण? परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण ही क्या कहलाता है बच्चों, परागण कहलाता है। यानी कि अब क्या हो गया है, जो परागकण है वो कहाँ पहुँच गए हैं, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँच गए हैं। बच्चों, ये जो परागण की प्रक्रिया है ये दो प्रकार की हो सकती है, स्वपरागण या पर परागण। क्या होता है बच्चों, स्वपरागण? कि यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। और यदि मान लीजिए जब एक पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, हम पर परागण कहते हैं। चित्र में देखिए, ये पुष्प जो है इसमें क्या हो रहा है बच्चों कि ये जो परागकण है ये कहाँ पहुँच रहे हैं, इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँच रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, स्वपरागण कहेंगे। और यदि मान लीजिए परागकण जो है वो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँच रहे हैं तो क्या कहेंगे, इसे हम पर परागण कहेंगे। अब बच्चों, जब परागण की प्रक्रिया संपन्न हो गई है तो क्या होगा, नर और मादा युग्मकों का संलयन होगा, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पर होगी। बच्चों, ये नर और मादा युग्मकों के संलयन का प्रक्रम ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और इस निषेचन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, और ये युग्मनज क्या करता है, आगे जाकर भ्रूण में विकसित हो जाता है। किस तरह से होती है निषेचन की प्रक्रिया? देखिए, ये जो परागकण है ये इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, और अब इस परागकण का क्या होगा बच्चों, अंकुरण होगा, पराग नलिका का निर्माण यहाँ पर होगा। ये जो पराग नलिका है ये लंबाई में वृद्धि करती है और कहाँ तक पहुँच जाती है, अंड कोशिका तक पहुँच जाती है। और इसी के साथ साथ इसमें जो नर युग्मक था ये भी कहाँ पहुँच गया, इस पराग नलिका के द्वारा जो है ये अंड कोशिका तक पहुँच जाता है। और क्या होगा, यहाँ पर युग्मनज का निर्माण होगा, यहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होगा, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर युग्मनज का निर्माण हो जाता है। और युग्मनज से क्या होगा, आगे भ्रूण का विकास यहाँ पर होगा। क्या होगा बच्चों कि जो लैंगिक जनन हुआ है इसके द्वारा उत्पन्न होने वाले जो नए पादप होंगे ये अपने जनक से थोड़े से भिन्न होते हैं, क्योंकि इनके अंदर माता और पिता यानी कि दोनों जनक के गुण होते हैं, और इस लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बीज भी उत्पन्न होता है। बच्चों, जब हमने अलैंगिक जनन पढ़ा था तो हमने वहाँ पर बात की थी कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न पौधे जो होते हैं वो अपने जनक की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं, यानी कि उनमें कोई भी अंतर नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, लैंगिक जनन के अंदर क्या हो रहा है कि पौधे के अंदर माता और पिता दोनों के गुण होते हैं, और इसीलिए क्या होते हैं कि अपने जनक से थोड़े से भिन्न होते हैं। अब क्या होगा बच्चों, इस लैंगिक जनन यानी कि निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा, फल और बीज का निर्माण यहाँ पर होता है। क्या होता है बच्चों इसमें कि निषेचन के पश्चात अंडाशय जो है वो फल में विकसित हो जाता है, और पुष्प के जो अन्य भाग हैं वो मुरझाकर गिर जाते हैं। और क्या होगा बच्चों, बीजांड से बीज विकसित हो जाएगा, और बीज के अंदर क्या होता है, भ्रूण उपस्थित होता है, जो क्या करता है, सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर जो है वो सुरक्षित रहता है। बीज के ऊपर जो है बीजावरण पाया जाता है। बच्चों, आप सभी ने फल तो खाए होंगे। कैसे होते हैं बच्चों, कुछ फल जो हैं वो गूदेदार और रसीले होते हैं, जैसे कि आम, सेब और संतरा। इस तरह से आप सभी ने जो है आम, सेब, संतरा ये सब फल खाए होंगे। जबकि कुछ बीज कैसे होते हैं बच्चों, कठोर होते हैं, जैसे कि बादाम और अखरोट। और क्या करते हैं बच्चों, हम इन फलों को जब हम खाते हैं तो फल हम खा लेते हैं और बीजों को जो है हम फेंक देते हैं, और उन बीजों से क्या होता है बच्चों, नए पौधों का निर्माण होता है। ये बीज जो होते हैं अलग अलग स्थानों पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। क्या होता है बच्चों, बीजों का प्रकीर्णन, उसको समझते हैं। बच्चों, आप सभी ने देखा होगा कि प्रकृति के अंदर एक ही प्रकार के जो पादप होते हैं वो अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि सभी पादप जो हैं वो एक ही स्थान पर उगे हुए हों। ऐसा क्यों होता है बच्चों, ऐसा होता है बीजों के प्रकीर्णन के कारण। ये जो प्रकीर्णन होता है बच्चों ये क्या करता है
कि पादप को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है, ताकि क्या हो, जो पौधा है वो नए आवासों में भी अपनी पकड़ बना सके। बच्चों यहाँ पर मान लीजिए यदि एक ही प्रकार के पौधे जो हैं वो एक ही स्थान पर अधिक संख्या में हो जाएंगे तो क्या होगा, उनके अंदर स्थान, सूर्य के प्रकाश या खनिज लवणों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। तो इसी को कम करने के लिए क्या होता है, बीजों का प्रकीर्णन होता है। बीजों के प्रकीर्णन से क्या होगा कि जो एक ही प्रकार के नवोद्भिद पादप हैं उनमें सूर्य के प्रकाश, जल और खनिज लवणों के लिए परस्पर स्पर्धा जो होती है वो कम हो जाती है। अब ये जो बीजों का प्रकीर्णन होता है ये अलग अलग प्रकार से हो सकता है। कैसे हो सकता है, पवन के द्वारा, जल के द्वारा और जंतुओं के द्वारा हो सकता है। यानी कि पवन, जल और जंतुओं के द्वारा ये जो बीज होते हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिए जाते हैं। कैसे होता है बच्चों, देखते हैं। जैसे मान लीजिए सहीजन यानी कि जो ड्रम स्टिक है या फिर जो द्विफल मैपिल का पौधा होता है उनके अंदर जो बीज होते हैं ये कैसे होते हैं बच्चों, बहुत ही हल्के होते हैं और पंख युक्त बीज इनमें होते हैं। चित्र में देखिए इस तरह से इन बीजों के अंदर जो है पंख पाए जाते हैं और ये हल्के भी होते हैं। या फिर हम बात करें कि जो घास के बीज हैं वो भी कैसे होते हैं, बहुत हल्की होते हैं। आक यानी कि जो आकड़े का वृक्ष होता है उसके अंदर भी क्या होंगे, बीज कैसे होते हैं बच्चों, रोम युक्त होते हैं। इस तरह से रोम इन बीजों के ऊपर पाए जाते हैं। और जो सूरजमुखी का फल होता है उसके अंदर भी क्या होते हैं, रोम होते हैं। तो ये सभी क्या है, बहुत ही हल्के हैं, इनके अंदर रोम या पंख उपस्थित होते हैं। तो ये हवा के द्वारा जो है उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। यानी कि इनका जो प्रकीर्णन है वो किसके द्वारा होता है, पवन के द्वारा होता है। इसी प्रकार बच्चों कुछ बीज जो होते हैं वो जल के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। इन बीजों के या फलों के अंदर का आवरण जो होगा वो कैसा होता है बच्चों, स्पंजी अथवा तंतुमय होता है। और ये क्या करते हैं, जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। जैसे कि नारियल जो है इसके अंदर प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है। इसी प्रकार बच्चों कुछ बीजों का प्रकीर्णन जंतुओं के द्वारा भी होता है। और ये जो बीज होंगे इनके अंदर क्या होगा बच्चों, कांटे होंगे, यानी कि कांटेदार कंटकी बीज होते हैं जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती है, जिससे क्या होते हैं, ये जो बीज हैं आसानी से जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और क्या हो जाते हैं, दूरस्थ स्थानों तक पहुंच जाते हैं। चित्र में देखिए बच्चों, जैसे कि जैंथियम जो है इसके अंदर देखिए इस तरह से कांटे होते हैं, हुक जैसी संरचना इसमें होती है। तो क्या होगा, ये जंतुओं के शरीर से चिपक जाएंगे और जंतु जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचेगा तो ये भी क्या करते हैं, बीज जो है वो जंतु के साथ साथ दूसरे स्थानों तक पहुंच जाते हैं। बच्चों कुछ बीज क्या होते हैं कि जब फल जो है वो झटके के साथ फटता है तो क्या होंगे, अंदर स्थित जो बीज हैं वो भी दूर तक प्रकीर्णित हो जाते हैं, पौधे से दूर जाकर ये बीज गिर जाते हैं। जैसे कि बच्चों एरंड और बालसम आदि जो पौधे हैं उनके अंदर फल के तेजी से फटने के कारण क्या होता है, बीजों का प्रकीर्णन हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये लैंगिक जनन वाला भाग कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो बच्चों मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।